जिस क्लास में आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस क्लास। एम आई ऑडिबल? खदीजा? जीएनएस में आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बेटा आज हम जो बात कर रहे हैं वो एमसीक्यूज की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 19 और 20 की। लास्ट क्लास में 16 के एमसीक्यूज कर लिए थे, 18 के भी करा दिए मैंने आपको, 17 के भी हो गए। इसी तरीके से जो बाकी 12 के भी हो चुके हैं हमारे चैप्टर, 13 के भी हो गए हैं। तो आज बारी है 19 और 20 की। तो चैप्टर नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। The nuclei having same number but different atomic numbers, same mass number and different atomic numbers को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप जैसे आपने पढ़ा होंगे हाइड्रोजन के होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये वाली जगह जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? सिर्फ प्रोटॉन्स को। और ये वाली जगह रिप्रेजेंट करती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो इसमें एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। ये सारे क्या हैं? इन सब में देख सकते हैं आप एक ही प्रोटॉन है, यानी इनका एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर, जिसको चार्ज नंबर भी कहते हैं, या नंबर ऑफ प्रोटॉन, सबके क्या है? सेम। और न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें दो न्यूट्रॉन्स है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप फैमिली ऑफ हाइड्रोजन एटम। सही। बीटा रिएक्टर इज यूज टू कन्वर्ट, बीटा रिएक्टर में बेटा हम यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं 239। ये कोर्स का हिस्सा अब नहीं रहा है, लेकिन ये आ चुका है तो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यूरेनियम जो रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करती है न्यूक्लियर रेडिएशन में, या न्यूक्लियर एटॉमिक बम में जो यूज़ किया जाता है यूरेनियम, वो 238 नहीं बल्कि 235 यूज़ किया जाता है। ओके, द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस फॉर्म द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियस जो फॉर्म हो रहा है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड फ्यूजन। बिकॉज फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास? हम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये दो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को फ्यूज करके हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। प्लस वहाँ से या ट्राइटियम को कर दें तो एक यहाँ से न्यूट्रॉन भी निकल जाता है। तो दो लाइटर न्यूक्लियस को हमने फ्यूज किया और क्या बना दिया? एक हैवी न्यूक्लियस बना दिया। तो ये फ्यूजन है। फ्यूजन में क्या होता है हमारे पास कि हम हैवी न्यूक्लियस को यूरेनियम 92 235 को ब्रेक करके क्रिप्टॉन और बैरियम में तोड़ देते हैं। तो हैवी टूट गया लाइटर न्यूक्लियस में।
तो ये फ्यूजन होता है, यहाँ पे फ्यूजन का पूछा गया तो हमने फ्यूजन बता दिया है। The process of beta particle emission from a nucleus involves the change in बीटा डीके में सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आता है आपके पास, चार्ज नंबर में चेंज आता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद में फर्क आता है। ये भी देख लेते हैं कैसा क्यों हो रहा है। तो बीटा डीके दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव बीटा डीके होता है और एक नेगेटिव। फिलहाल अभी हम बात करेंगे बीटा डीके में होता क्या है। तो बीटा डीके में बेटा एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन पे आपको पता है क्या चार्ज होता है, +1 होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज है। जाहिर सी बात है इसने अपना ये +1 जो है किसी फॉर्म में निकाल दिया होगा, पॉजिट्रॉन की शक्ल में इमिट कर देता है। तो ये डीके हुआ है पॉजिटिव बीटा डीके, प्लस न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकलता है यहाँ से। और नेगेटिव बीटा डीके जो होता है हमारे पास, इसमें एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। अब न्यूट्रॉन के पास चार्ज यानी कि चार्ज की तादाद 0 है, प्रोटॉन के पास चार्ज की तादाद +1 है। तो अगर इनको बैलेंस करना चाहें, यहाँ पे रिजल्ट 0 है, यहाँ पे +1 है, तो +1 को अगर मुझे 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें से -1 करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे भी कितने हो गए 0, यहाँ पे भी रिजल्ट कितना हो गया 0, यहाँ पे कितना था 1, तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो +1 है। तो 0 को मुझे अगर +1 बनाना है तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऐसा चार्ज निकालना पड़ेगा जो +1 हो। इसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं। प्लस एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ जो चेंज आता है वो किसमें आता है, इनके चार्जेस में चेंज आता है। अब इसकी अगर आप जनरल इक्वेशन बनाना चाहें तो वो भी इसी तरीके से बन जाएगी। किसी एक की बताया था मैं, इसकी बता दूँगा। एक एलिमेंट है पेरेंट न्यूक्लियस X, प्रोटॉन की तादाद Z है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की तादाद A है। तो ये कन्वर्ट हुआ डीके में Y में। Y को है जो ये जो था आपके पास पार्टिकल कौन सा है, पेरेंट न्यूक्लियस, ये डॉटर न्यूक्लियस है, और यहाँ से निकला कौन है, इलेक्ट्रॉन। -1 निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, Z +1 हो जाएगा और A की तादाद A ही रहेगी। Z +1 -1 करेंगे तो Z आ जाएगा, ताकि लेफ्ट और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, बराबर, प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो ये क्वेश्चन ये शो कर रही है कि बीटा डीके में सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज आता है, प्रोटॉन की तादाद में फर्क आता है। यहाँ प्रोटॉन एक बड़ा है क्योंकि मैं नेगेटिव बीटा डीके दिखाया मैंने, अगर पॉजिटिव बीटा डीके दिखाते तो यहाँ पे न्यूट्रॉन एक कम होता है, तो प्रोटॉन कम हो जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली चार्ज नंबर में फर्क है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, ये फ्यूजन होगा, मैंने अभी पीछे बताया था आपको। इसमें यूरेनियम को हमने क्रिप्टॉन और बेरिलियम में तोड़ा था। हाँ, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन का टॉपिक होता है, ये भी फिलहाल कोर्स में नहीं रहा। तो इसमें अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, नाइट्रोजन और हीलियम आपस में जो है वो उनका रिएक्शन हुआ है और उन्होंने क्या बना दिया, ऑक्सीजन और एक उसके साथ एक और पार्टिकल निकला है, वो हमें बताना है, मिसिंग पार्टिकल। तो बेसिकली इसकी इक्वेशन को लिखने का तरीका भी कुछ होता है, स्टाइल होता है, वो भी फिलहाल देख लेते हैं कैसे। मैं ये रफ वर्क बता रहा हूँ, इसको आपने कॉपी कर लिया हो ना, वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। एग्जाम में जर्नल क्वेश्चंस आएंगे, ये इंक्लूड हैं नोट्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन का आइसोटोप है, उस पर
He2 4 ऐड किया गया है, मतलब स्ट्राइक कराया गया है, जिससे क्या बना ऑक्सीजन 8। ठीक है, जिससे क्या बना है ऑक्सीजन 8 17। और अब आपने बताने मिसिंग पार्टिकल कौन है, तो अगर आप देखना चाहें यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ कितने हैं 4 और 18 और यहाँ 17 हो रहे हैं। तो कौन सा पार्टिकल निकला होगा, कोई बताएगा मुझे? हम्म, टेस्ट क्लास कोई बताएगा यहाँ से कौन सा पार्टिकल निकलेगा? अगर कैलकुलेट करें कोई ऐसा पार्टिकल होगा, ये 17 है, यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है 14 और 4, ये 17 है, यहाँ पे 14 और 4 बन रहा है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके पास प्रोटॉन की तादाद होगी 1, तभी 17 और 1 मिलकर 18 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 7 8 9, तो यहाँ पे क्या बन रहा है जी, तो कोई ऐसा पार्टिकल है जिसके पास एक प्रोटॉन है। तो ये हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है प्रोटियम, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? प्रोटॉन। तो इसका आंसर कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जी, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। क्लियर है? द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1836 होता है। बहुत मशहूर एमसीक्यू है ये। प्रॉब्लम हो तो कन्वर्ट करके देख लीजिएगा आपने। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोटॉन कहते हैं। दूसरा क्या था? मास ऑफ प्रोटॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर आप रेशो निकालें, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम, और ये होता है इलेक्ट्रॉन 9.1 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम। तो ये 1836 आया था। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स ऑफ दिस। इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ये 1836 गुना ज़्यादा है। ठीक है जी। 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इसकी वैल्यू। मेगा का मतलब 10⁻⁶ भी हो जाता है। Energy equivalent to mass reduced in the formation of nucleus.
द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास रिड्यूस इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। जब डेल्टा मास का डिफेक्ट आता है तो जो न्यूक्लियस फॉर्म होता है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। मास डिफेक्ट क्या होता है कि फ्री फॉर्म में न्यूट्रॉन्स की तादाद एक क्लास देखो वाला नहीं। जी क्लास, तो हम बात कर रहे थे कौन से एमसीक्यू की? हाँ, बाइंडिंग एनर्जी की। तो बाइंडिंग एनर्जी वाले एमसीक्यू में बेटा ये बात मैंने आपको बताई थी कि मास डिफेक्ट सबसे पहले पता होना चाहिए आपको। मास डेफिसिट या डिफेक्ट। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में एक चीज़ देखी जाती है कि ये एक समझ लें तराजू है कि कोई भी, अगर मैं एटम की बात करूँ, मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम में आपको पता है कि दो आपके पास प्रोटॉन होते हैं और दो ही न्यूट्रॉन होते हैं। 2 4 होता है ये। तो अगर इन दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन्स को हम फ्री स्टेट में मेजर करें, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये फ्री स्टेट में, तो उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। मान लीजिए हमें फ्री स्टेट में मिल गए तो उनका जब वजन किया जाता है तो ये ज़्यादा आता है, और यही जब न्यूक्लियॉन्स किसी न्यूक्लियस के अंदर चले जाएँ इस तरीके से, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो यहाँ पे न्यूक्लियस में जाने पर इन पार्टिकल्स का मास कम हो जाता है। इस फर्क को हम कहते हैं मास डिफेक्ट या मास डेफिसिट। और फर्क जिसके बराबर आता है डेल्टा एम, तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि इन फ्री स्टेट माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। इस फर्क से ही हमें क्या मिलती है, जितने का भी लॉस आता है डेल्टा एम, उसी को जब हम बेटा किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसकी एनर्जी बनाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी मिलती है। इससे बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इस डेल्टा एम को जब आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आंसर मिलता है जूल में बाइंडिंग एनर्जी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ एनर्जी मास कन्वर्जन। तो मास के रिडक्शन से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ये एमसीक्यू का टॉपिक था। द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ मास रिड्यूस इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इंक्रीज एज द रिजल्ट ऑफ बीटा डीके। एटॉमिक नंबर का बढ़ना या कम होना दोनों में क्या होता है, बीटा रेडिएशन। ये बात अभी हम कर चुके हैं शुरू के एमसीक्यूज में।
द नंबर ऑफ रेडिएटिव एलिमेंट इज इंक्रीज्ड। एटॉमिक नंबर का बढ़ना या कम होना, दोनों में क्या है आपके पास, ये बीटा रेडिएशन है, यानी कि बीटा डी। अगेन ये वही क्वेश्चन आगे के, न्यूक्लियस में रिएक्शन हुआ है जिसमें नाइट्रोजन के साथ हीलियम अल्फा पार्टिकल ने स्ट्राइक किया है, तो रिएक्टेंट में कोई पार्टिकल मिसिंग है, वो प्रोटॉन है। ये वाला एमसीक्यू भी अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एमसीक्यू नंबर 13, द रेडिएटिव डीके लॉ n इज इक्वल टू n नॉट e एक्सपोनेंट माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे लैम्डा डीके कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल। The rate of decay to sustain increase with increasing of time, remain constant, decrease exponentially। आपको पता है कि रेट ऑफ डीके जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। इस पर ये जो लॉ है हम जो ऊपर लिखा हुआ है इसको एक्सपोनेंशियल लॉ भी कहते हैं। इसका ग्राफ मैं बताता हूँ आपको कैसा है। ये जो लॉ आता है हमारे पास, इसमें हम बात करें इस तरीके से, ये हाफ लाइफ है, ये न्यूक्लियॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो पहले हमारे पास जो न्यूक्लियस, इनको हम पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, वो एन नॉट है जब टाइम 0 है। फिर टाइम अगर पहली हाफ लाइफ आ गई हमारे पास टी हाफ, उस वक्त याद हो जाएंगे एन नॉट अपॉन 2। सेकेंड हाफ लाइफ आएगी तो एक ग्राफ को इस तरीके से चल रहा होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये डीके रेट स्लो होता जाता है, और अगर हम कहें कि कब तक ये ख़त्म होगा, सारे न्यूक्लियस 0 कब हो जाएंगे हमारे पास, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो ये ग्राफ डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज ऑफ टाइम। टाइम बढ़ रहा है, सेकेंड टी हाफ आ गई, 4 टी हाफ आ गई, हाफ लाइफ आगे जाती है। ओके, हाँ ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू है, ये अक्सर आता है और बच्चे से मिस्टेक करते हैं, इसका मुझे आपको पूरा सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम is 1600 year, after 6400 years the sample of surviving radium will be its 116। इसका आंसर है 116। ये कैसे आया इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ जो है रेडियम की कितनी है, 1600 साल है, और कह रहे हैं 6400 ईयर्स के बाद कितना वो बच जाएगा, कितनी हाफ लाइफ आएंगी, उसका सर्वाइव सैंपल ऑफ सर्वाइविंग कितना माना जाएगा। तो उसका फॉर्मूला है, हम फॉर्मूले पे आते हैं डालें। तो बेटा टी हाफ कितनी है आपके पास 1600 ईयर्स। गिवन टाइम कितना दिया हुआ है आपको 64 ईयर्स। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ टी हाफ, हाफ लाइफ एस लगा रहा हूँ, लाइफ जो कितना आ रहा है, कंपाउंड टाइम को टी हाफ से डिवाइड कर देते हैं, तो 64 को 1600 से डिवाइड करेंगे आप तो आ जाएगा 4। तो इसके बाद 4 अधूरी जिंदगियां आ रही हैं, 4 हाफ लाइफ। इन्होंने जो पूछा है उसका आंसर होता है सैंपल सर्वाइविंग, ये बराबर आता है 1 अपॉन नंबर ऑफ टी हाफ का स्क्वायर। तो 1 अपॉन 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 16 का। ये आंसर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एमसीक्यू है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये हमेशा यही आता है एग्जाम में, अगर आया तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी या पार्टिकल का नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन पैटर्न ये रहेगा 116। ठीक है भाई, इसको आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं दोबारा, तो आपको समझ में आ जाए। रिकॉर्डिंग में इसकी शेयर कर दूंगा यूट्यूब। When nucleus emit beta particle कह रहे हैं, its atomic number
एस क्या हो जाएगा, बीटा पार्टिकल में हम क्या मानेंगे कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल मानेंगे, तो नेगेटिव बीटा पार्टिकल में इसका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। जी क्लास, ये समझ आ गया वाला आपको, एमसीक्यू इंक्रीज हो जाएगा। बता देता हूँ मैं आपको उसका सब रफ वर्क कैसे बात है, रिकॉर्डिंग में आएगी तो चीज़ आपको इसमें अच्छी होनी चाहिए। बीटा का कह रहे हैं तो हम फिलहाल बीटा डीके को नेगेटिव बीटा डीके मानेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में नेगेटिव बीटा डीके का जिक्र है। बीटा पार्टिकल मतलब हम इलेक्ट्रॉन को मानते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए बीटा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, क्या चीज़ किस में कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रॉन निकालना है -1, तो यहाँ पे आएगा यकीनन प्रोटॉन +1। तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ होगा, प्रोटॉन में। जब कन्वर्ट होगा तो हमारे पास नेगेटिव बीटा यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इसकी जनरल इक्वेशन अगर हम बनाएं, एक्स की एलिमेंट है, जेड इसके पास प्रोटॉन्स हैं, ए इसके पास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। तो ये डॉटर से कन्वर्ट हुआ, पेरेंट से कन्वर्ट हुआ डॉटर न्यूक्लियस में, डीके हुआ इसके अंदर। और कौन निकला इसके साथ, बीटा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल निकला, -बीटा यानी कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो z कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ रहा है तो z को यहाँ +1 करना पड़ेगा, ताकि -1 + 1 का z कितना हो जाए, -1। और यहाँ से z है तो z -1 + 1, तभी तो z = z आ रहा है। इक्वेशन बैलेंस हो रही है। ये z और ये z एक दूसरे कब बराबर होंगे कि यहाँ पे +1 है तो यहाँ -1 है, तो यहाँ +1 होना चाहिए। प्लस माइनस है तो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलेगा। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हुआ है, अगर बीटा डीके हुआ है, -बीटा डीके, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। ये पूछा है इन्होंने। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास लॉ ऑफ रेडिएटिव डीके। इसका आंसर पहला वाला है, ये भी देख लेते हैं। इसकी क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। लॉ ऑफ रेडिएटिव डीके लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है। n = n नॉट e⁻⁻λt। n नॉट को अगर नीचे लिया तो n/n0 हो जाएगा, e⁻⁻λt। इस तरीके से भी एग्जाम में आ सकता है, दोनों का मतलब लॉ ऑफ रेडिएटिव डीके। जी, अल्फा डीके द न्यूक्लियस हैज, अल्फा डीके में क्या होता है भाई, मास नंबर डिक्रीज बाय 4, बिकॉज हीलियम पार्टिकल जब निकलेगा तो मास नंबर में डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, चार्ज नंबर डिक्रीज बाय 4 नहीं, चार्ज नंबर डिक्रीज बाय 2 होता है। मास नंबर इंक्रीज बाय 4, चार्ज नंबर इंक्रीज बाय 4। तो सब 4 4 चल रहा है, तो 4 में फिर हमें वहाँ जाना पड़ेगा। चलिए इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। अल्फा डीके, अल्फा डीके में यू नो दैट हीलियम न्यूक्लियस निकलता है हमारे पास, हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होंगे, 2 न्यूट्रॉन्स होंगे और 2 प्रोटॉन्स होंगे। क्योंकि He 2 न्यूट्रॉन जमा 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। तो अल्फा डीके में क्या हो जाएगा, x z a डी के हुआ, और निकला यहाँ से हीलियम अल्फा पार्टिकल। तो z में कितनी कमी आई, यहाँ +2 है तो यहाँ -2 करना पड़ेगा, ताकि z के बराबर आ जाए। यहाँ 4 हुआ है तो यहाँ a में से कितना माइनस करना होगा, 4।
तो वहाँ पे सिर्फ जिक्र आ रहा है मास नंबर का। मास नंबर डिक्रीज बाय 4, इंक्रीज बाय 4, चार्ज नंबर डिक्रीज बाय 4। तो अगर हम बात करें तो ये चार्ज नंबर डिक्रीज हुआ है 4 बाय 2, और एटॉमिक मास क्या हुआ है, डिक्रीज बाय 4। दैट इज द आंसर। तो मास नंबर डिक्रीज बाय 4, ये इसका आंसर। इन रिलेटेड टू डी के लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी के कांस्टेंट को, ये अभी ऊपर हो चुका है हमसे। अच्छा जी, बात है दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वेरीफाई आइंस्टाइन मास इक्वेशन। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन इंड्यूस रिएक्शन है, ये टॉपिक भी कट चुका है फिलहाल, इसको फिलहाल आप याद कर लीजिए। तो डी के कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ डी के कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ रेडिएटिव सोर्स इज 0.693। ये बच्चों ने बहुत मिस्टेक की थी, एमसीक्यू में 2015 में आया था, तो सुन लीजिए कैसे होगा ये। कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ डी के कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। अच्छा, देखिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ बराबर है ln2 अपॉन लैम्डा। तो वो कह रहे हैं कि टी हाफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए लैम्डा से, तो लैम्डा ऊपर आ गया, तो ये क्या बचा ln2 बराबर होता है 0.693। बच्चे इसमें पता नहीं क्या क्या करके आ रहे थे एग्जाम में। हाफ लाइफ का और डी के कांस्टेंट का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, 0.693 के। चीज़ों को एक बार और से पढ़ लिया करें क्या कहा जाए। When nucleus emits beta particles, atomic number sometime increase, sometime decrease। ठीक है, बीटा पार्टिकल आपको पता है। वैसे इसमें अगर आप सिर्फ इंक्रीज भी लिख देंगे तो भी आंसर एक्सेप्टेबल था, क्योंकि हमारे कोर्स में ज़्यादातर जिक्र है नेगेटिव बीटा डी का, जिसमें इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन जो आया था ना, सम टाइम इंक्रीज सम टाइम डिक्रीज, तो इसमें दोनों चीज़ें शामिल हो रही हैं कि नेगेटिव बीटा डी के भी और पॉजिटिव बीटा डी के भी। तो इस वाले एमसीक्यू में 2016 में मैंने बोर्ड की चेकिंग भी की थी, तो मुझे अंदाजा है, उन्होंने कहा था कि बच्चे ने अगर इंक्रीज लगाया तो भी आंसर सही है, सम टाइम इंक्रीज सम टाइम डिक्रीज तो भी आंसर सही है। दिस इज द हाईली आयनाइजिंग पार्टिकल। तो आपको पता है वो अल्फा पार्टिकल है, सबसे ज़्यादा डैमेज क्रिएट करता है, आयनाइज करता है। हीट एनर्जी ड्यूट्रॉन में भी एब्जॉर्ब बाय लिथियम, ये भी 2 अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन और लिथियम का जब रिएक्शन होता है तो वहाँ पे 2 अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। ये भी न्यूक्लियर रिएक्शंस पे कोर्स में नहीं रहा है, लेकिन याद कर लिया 2 अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इसमें। ये इस तरह की क्वेश्चन होती है। ये लिथियम न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा आपके पास 1 2, तो यहाँ पे 2 अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। ये रिएक्शन है। As time passes, the rate of decay element decreases। टाइम के साथ साथ जो रेडिएटिविटी का अमल है वो स्लो होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। अगेन ये आगे हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 1600 ईयर्स, 6400 ईयर्स, इट्स आंसर इज 116। ये बता चुका मैंने भी आपको, ऊपर बताया, इसका सोल्यूशन देख लीजिए। दिस वन इज यूज्ड एज अ फ्यूल कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल हम यूरेनियम 235 को लेते हैं, ब्रीडर में प्लूटोनियम को लेते हैं।
इन द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव बीटा एमिशन चार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लिया है। पॉजिटिव बीटा, यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव बीटा एमिशन कह दिया, तो ये इन्होंने बाकायदा वाजे कर दिया कि ये नेगेटिव बीटा नहीं पॉजिटिव बीटा है। तो यहाँ चार्ज नंबर बेटा क्या होगा आपके पास, डिक्रीज होगा, नेगेटिव बीटा में इंक्रीज होगा। The nucleus emits beta particle its atomic number, ये आई थिंक रिपीट हो गया मुझसे। अगर सिर्फ बीटा पार्टिकल हो तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो बीटा पार्टिकल को हम क्या मानते हैं, नेगेटिव बीटा मानते हैं। हमारे कोर्स में नेगेटिव बीटा का कॉमनली जिक्र है। आपने अगर फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा हो या केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो बीटा पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक क्लास चैप्टर नंबर इसके हमारे सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट कर देते हैं। कितने चैप्टर नंबर 20 के बहुत कम एमसीक्यूज हैं, जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा बेटा आपको रट्टा मारना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 20 के एमसीक्यूज में सिंपल सिंपल सवाल आते हैं नॉलेज वाले, जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। कैंसर ट्यूमर के लिए नैरो बीम जो यूज़ की जाती है, गोबाल्ट 60 यूज़ की जाती है कीमोथेरेपी में। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडिएटिव आयोडीन, आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड्स के लिए यूज़ होता है। आयोडीन का ऐसा तो किसी को थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे उसको दिया जाता है। टैक्स फॉर्म में विल्सन क्लाउड चैम्बर थिक एंड कंटिन्यूस। गामा रेस के थिक कंटिन्यूस होते हैं, नहीं, फॉल्स। थिक और कंटिन्यूस अल्फा पार्टिकल के होते हैं। इन ट्रीटिंग कैंसर ट्यूमर अगेन ये आ गया गामा रेस, कोबाल्ट 60। जीएम काउंटर में हमारे पास जो है आर्गन और अल्कोहल का मिक्सचर होता है क्वेंचिंग और उसके लिए। कोबाल्ट 60 अगेन गामा रेस। गामा कोबाल्ट 60 जो हमारे पास आइसोटोप है या रेडिएटिव एलिमेंट है वो गामा रेज इमिट करता है। ब्लड फ्लो बॉडी ट्रेस यूजिंग रेडियो आइसोटोप सोडियम। चैप्टर नंबर 20 के एंड में जो रेडियो आइसोटोप्स के यूजेस दिए हुए हैं बुक में वो रीड कर लीजिएगा। उससे एक दो एमसीक्यूज हर साल आते हैं जो कि बच्चे नहीं कर पाते। आयोडीन 151 थायराइड ग्लैंड के लिए यूज होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड अगेन सोडियम। सोडियम आइसोटोप जो है वो ब्लड फ्लो के ट्रेसेस के लिए यूज किया जाता है। ट्यूमर के लिए अगेन आपके पास गामा रेस कोबाल्ट 60 आ गए। यानी देखने कितने एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। इसमें जो मैंने टॉपिक वाइज एमसीक्यू दी हैं उनको रीड जरूर करिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। आयनाइजिंग पार्टिकल विजिबल होते हैं विजिबल क्लाउड चैम्बर। कैल्शियम टेकिन मेन एनिमल परसेंटेज, ये बड़ा मुश्किल एमसीक्यू आया था, ये हमें भी नहीं आता था, इत्तेफाक सिंह की बुक में लिखा हुआ था ये। कैल्शियम जो टेकिन होता है मेन एनिमल परसेंटेज इन डिपॉजिट इन दी बोन्स ऑफ यंग वंस 90% होता है। ये चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 20 के लास्ट के पेजेस के बुक्स में यूजेस आइसोटोप में पढ़नी पड़ेंगी। रीड कर लीजिएगा एक बार ताकि आपके एमसीक्यू क्लियर हो जाए। ये बच्चों का बहुत गलत हुआ था। द मेथड ऑफ फाइंडिंग एज ऑफ स्पेसिमेन रेडिएटिव कार्बन डेटिंग। कार्बन हमारे पास जो यूज़ होता है C14 वैसे यूज़ होता है। द रेट ऑफ फ्लूइड ऑफ ब्लड सोडियम, ब्लड फ्लो के लिए सोडियम यूज किया जाता है। द मेथड ऑफ फाइंडिंग एज ऑफ स्पेसिमेन रेडिएटिव कार्बन डेटिंग यूज होता है। तो क्लास ये आपके चैप्टर नंबर 19 और 20 के एमसीक्यूज यहाँ पे सारे वाइंड अप हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई कमी रह गई हो तो मज़ीद हम उसको आगे और स्टडी कर लेंगे। और जो है टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज हैं इसमें और ज़्यादा एमसीक्यूज मिलती हैं, उनको भी देख लेंगे आगे चल के। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।
और अल्लाह हाफिज़।